मेडिकल रिसर्च की दुनिया में ना एक तरफ तो है नई नई खोजें और दूसरी तरफ उतनी ही जरूरी है हर एक इंसान की निजी जानकारी की सुरक्षा। आज हम यही समझेंगे कि रिसर्च में गोपनीयता को बनाए रखने वाले नियम आखिर हैं क्या और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसी क्लिनिकल ट्रायल में पर्सनल प्राइवेसी को आखिर बचाया कैसे जाता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मेडिकल रिसर्च की पूरी सफलता इसी भरोसे पर टिकी होती है कि जो जानकारी दी गई है वो सुरक्षित हाथों में है। तो आइए जानते हैं कि ये सुरक्षा पक्की कैसे की जाती है। जरा सोचिए इस बारे में। किसी बहुत ही संवेदनशील अध्ययन में भाग लेने वाले व्यक्ति की जानकारी अगर पब्लिक हो जाए तो क्या हो सकता है। उनकी नौकरी जा सकती है, रिश्तों में दरार आ सकती है, समाज उन्हें अलग नजर से देख सकता है। इसीलिए गोपनीयता सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक बहुत गहरी नैतिक जिम्मेदारी है। तो आखिर इस पूरी सुरक्षा की नींव क्या है? देखिए, ये सब कुछ ना भरोसे पर टिका है, और ये भरोसा आता है एक मजबूत कानूनी ढांचे से। चलिए इस ढांचे को थोड़ा और समझते हैं। और यही आता है सबसे पहला और सबसे बुनियादी नियम। सीधा साधा नियम है कि अगर किसी भी रिसर्च रिकॉर्ड से किसी व्यक्ति की पहचान हो सकती है तो उसे पूरी तरह से गोपनीय रखना ही होगा, कोई इफ या बट नहीं। यही है वो सुरक्षा कवच जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब ये जो सुरक्षा कवच है ना, ये कोई एक चीज नहीं है। असल में ये कई परतों से, कई लेयर्स से मिलकर बना है। चलिए एक एक करके इन परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले एक टर्म को समझना जरूरी है, PHI यानी प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन। अब ये है क्या? सीधी भाषा में ये किसी के स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी ऐसी जानकारी है जिससे उसकी पहचान हो सके। मतलब चाहे वो कागज पर लिखी मेडिकल रिपोर्ट हो, डॉक्टर से हुई कोई बातचीत हो या फिर कोई डिजिटल रिकॉर्ड, सब कुछ PHI है। और गोपनीयता के जितने भी नियम है ना, वो सब इसी PHI को बचाने के लिए बनाए गए हैं। अब कानून जो है वो कुछ समूहों को, जैसे कि गर्भवती महिलाओं, कैदियों और बच्चों को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एक अतिरिक्त सुरक्षा देता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इन्हें ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। इनकी जानकारी का गलत इस्तेमाल होने का खतरा भी कहीं ज्यादा होता है। अब आती है सुरक्षा की सबसे बड़ी और शायद सबसे मजबूत परत, हिप्पा। इसे एक नेशनल स्टैंडर्ड की तरह समझिए। ये पक्का करता है कि कोई इंसान किसी भी अस्पताल, क्लिनिक या हेल्थ प्लान से जुड़े उनकी जानकारी की सुरक्षा का लेवल एक जैसा और बहुत ही हाई क्वालिटी हो। लेकिन क्या ये सुरक्षा कवच इतना मजबूत है कि कभी टूट ही नहीं सकता? कुछ बहुत ही असाधारण और जरूरी हालात में इन नियमों के भी कुछ अपवाद हैं। आइए उनको भी समझ लेते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, कुछ बहुत ही जरूरी और गंभीर सिचुएशंस में गोपनीयता को भंग करना पड़ सकता है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, ऐसा सिर्फ तब होता है जब किसी बड़े नुकसान को रोकने का कोई और रास्ता बचा ही ना हो। इन अपवादों को ना हम 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला, किसी को नुकसान से बचाने के लिए। जैसे मान लीजिए बाल शोषण का कोई मामला है तो उसकी रिपोर्ट करना जरूरी है। दूसरा, पब्लिक हेल्थ की रक्षा के लिए, जैसे कोई फैलने वाली बीमारी है उसे रोकने के लिए जानकारी देना। और तीसरा, जब कानून आपको ऐसा करने के लिए कहे, जैसे कि अदालत का कोई आदेश हो। और इनके अलावा भी कुछ वजह हैं, जैसे रिसर्च की क्वालिटी को चेक करने के लिए ऑडिट करना या किसी कानूनी जांच में मदद करना। इन हालतों में भी जानकारी साझा की जा सकती है। इससे ये पता चलता है कि ये अपवाद मनमाने नहीं हैं, ये पूरी व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट और जवाबदेह बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। अब तक हमने जो बात की वो तो स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन है, लेकिन अब हम एक ऐसे सुरक्षा उपाय की बात करेंगे जो एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है, खासकर जब रिसर्च बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो। इसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, या शॉर्ट में COC। तो ये कोक आखिर है क्या? इसे एक तरह का कानूनी कवच समझिए। ये रिसर्च करने वालों को इतनी पावर देता है कि वो अदालत में भी खड़े होकर कह सकते हैं कि हम प्रतिभागी की पहचान नहीं बताएंगे, चाहे उन पर कितना भी दबाव क्यों ना बनाया जाए। ये गोपनीयता की एक बहुत बड़ी, बहुत मजबूत गारंटी है। और इसका मकसद एकदम साफ है। जब लोगों को ये पक्का भरोसा होता है कि उनकी सबसे निजी, सबसे सेंसिटिव जानकारी भी पूरी तरह से सेफ रहेगी, तो वो मानसिक स्वास्थ्य या नशे की लत जैसे विषयों पर होने वाली स्टडीज में हिस्सा लेने से हिचकिचाते नहीं हैं। इससे होता क्या है? विज्ञान आगे बढ़ता है और आखिर में समाज को ही फायदा होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बैलेंस है। कोड आपको कानूनी दबाव से तो बचाता है, पर अगर रिसर्चर को किसी गंभीर खतरे का पता चले, जैसे कि बाल शोषण, तो ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इसकी रिपोर्ट करें।
तो आप देखिए, ये सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच का एक बहुत जरूरी संतुलन है। तो हमने नियमों की बात की, सुरक्षा कवच की बात की, लेकिन इन सबके बीच ये जानना भी तो जरूरी है कि जो लोग रिसर्च में हिस्सा ले रहे हैं, उनके पास अपनी जानकारी को लेकर क्या अधिकार हैं। चलिए, अब उस पर फोकस करते हैं। तो हिप्पा कानून ने रिसर्च में हिस्सा लेने वालों को 2 बहुत ही जरूरी और नए अधिकार दिए हैं। ये अधिकार उन्हें अपनी जानकारी पर पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोल देते हैं। पहला अधिकार है अकाउंटिंग का अधिकार। इसका मतलब है कि कोई भी ये पूछ सकता है कि उनकी जानकारी उनकी इजाजत के बिना कहां-कहां और किसे दी गई है। और दूसरा है अनुमति वापस लेने का अधिकार। मतलब अगर आज आपने अपनी जानकारी इस्तेमाल करने की परमिशन दी है, तो आप कल उसे वापस भी ले सकते हैं। हाँ, जो डेटा पहले ही इस्तेमाल हो चुका है, उस पर इसका असर नहीं होगा। लेकिन ये पारदर्शिता और कंट्रोल दोनों सुनिश्चित करता है। तो घूम फिर कर सारी बात एक ही चीज पर आके टिकती है, भरोसा। एक रिसर्चर और एक प्रतिभागी के बीच का जो रिश्ता है, वो पूरी तरह से विश्वास पर आधारित है। और इस विश्वास को बनाए रखने के लिए गोपनीयता से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान की खोज और इंसान के सम्मान के बीच का एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक तरफ है मेडिकल रिसर्च का वादा, जिससे हम सबकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, और दूसरी तरफ है हर इंसान की प्राइवेसी का मौलिक अधिकार। इन दोनों के बीच हम एक सही संतुलन कैसे बना सकते हैं, ये एक ऐसी बहस है जो हमेशा चलती रहेगी और जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।